तो हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री में दृष्टि की क्विक बुक से पढ़ती हूँ, मैंने पहले भी बताया हुआ था। ये रही वो बुक। ठीक है, इतनी मोटी बुक आती है, क्विक बुक है, दृष्टि आइज की इंडियन हिस्ट्री की बुक है। तो आज हम मौर्य साम्राज्य पढ़ने वाले हैं इस बुक से। यहाँ पे शुरू में ही ये मौर्यकालीन अभिलेख का ये डिटेल दिया हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है कि मौर्य अभिलेखों को किसने खोजा और किसने उसको पहले रीड किया, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ये पढ़ा था पहले पर खोजा था टी फैंथलर ने। टी फैंथलर ये खोजा था और इन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये अभिलेख है, बेसिक इसको देखना ही है कि कौन सा अभिलेख किसका है। ऐसे ना कहीं कहीं पे ये इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, ये ऐसे ब्रैकेट में, तो ये क्वेश्चन आते हैं ये ऐसे वाले। ये देखो, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा गया है। ये इतिहास के स्रोत का ये दिया हुआ है ऐसा। अच्छा है ये पढ़ने के लिए, अध्ययन के स्रोत। ये साहित्यिक रचनाएं हैं उस टाइम पे। अष्टाध्यायी है, मुद्रा राक्षस है, कथा सरित सागर है सोमदेव का, और बृहत कथा मंजरी है क्षेमेंद्र का, अर्थशास्त्र कौटिल्य, नीतिसार का मंदक का, महाअग्नि मालविका अग्निमित्रम है कालिदास का, मृच्छकटिकम है शूद्रक का, हर्षचरित है बाणभट्ट का, रामचरित ऐसा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, फिर ये आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा पार्ट है ये। स्टुअर्ट पिगिट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा। ये है पतन के कारण है, इसका मत किसने क्या क्या बोला, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आ गया वैदिक सभ्यता। आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। आर्य शब्द की का मीनिंग जो है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट, है ना। सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, है ना, ये तो हमको पता ही है, आर्य संस्कृत बोलते थे। अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक। इसका टाइम पीरियड ये इम्पोर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल जो है 1500 BC से लेकर 1000 BC 1000 BC तक है, और उत्तर वैदिक काल है 1000 से 600 BC। और उत्तर वैदिक काल में ही 800 BC के आसपास लोहे की खोज हुई थी, है ना। अतरंजी खेड़ा करके जगह का नाम है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो लोहे की खोज जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। फिर ऋग्वैदिक काल का डिटेल दिया है, और ऋग्वेद में क्या क्या मेंशन है उसका डिटेल दिया हुआ है। उस टाइम पे ये जो नदियाँ थी उसको क्या नाम, कौन कौन से नाम से बोलते हैं, उसका मेंशन है, ये इम्पोर्टेंट है ये। रावी नदी को परुष्णी बोलते थे, सतलज को सतरुदी बोलते थे, चिनाब को अस्किनी बोलते थे, झेलम का वैदिक नाम वितस्ता है, व्यास का वैदिक नाम विपासा है, गोमल का गोमती है, ये हमारे इंडिया में नहीं बहता, काबुल का कुंभा या कुंभ है, ये दोनों अफ़गानिस्तान की नदी है। देन गंडक का सदानीरा है, कुर्रम का कुमु है, और इंडस का सिंधु नदी है, ये तो आपको पता ही है। ये पूरा ऋग्वैदिक समाज का डिटेल दिया हुआ है।
पितृसत्तात्मक समाज थी, संयुक्त परिवार था, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन ये उनके काम पे बेस था। हमारे में अभी जो देखते हैं जैसे काम कोई कुछ भी करे पर वर्ण व्यवस्था काम के आधार पे नहीं है। पहले जो था जिस टाइप से काम करता था वही उसका वर्ण बनता था। ये देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिला, ये देख रहे हैं, ये इसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वस्रा, लोपामुद्रा, ये इनका वर्णन है। ये मतलब उस टाइम की विदुषी मतलब बहुत नॉलेजेबल महिलाएं थीं। किसको क्या बोलती थी ये भी इम्पोर्टेंट है। आजीवन अविवाहित रहने वाली, मतलब जो पूरे टाइम तक अनमैरिड रहती थी फीमेल्स, उनको अमाजू बोलते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकारी गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं को अपने देवर से साझा कर, ठीक है, देवर से संबंध बना के वो, ठीक है, उसके हिसाब से आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों भोजन करते थे। ऋग्वैदिक काल में सोम और सूरा का मतलब ये अल्कोहल का भी था प्रचलन। विवाह का दिया हुआ है। विवाह 2 टाइप के विवाह थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम मतलब उच्च वर्ग का पुरुष, जैसे मेल जो है वो अगर ज़्यादा अमीर है फीमेल से तो ये अनुलोम हुआ, और प्रतिलोम में इसका उल्टा हो जाएगा कि मेल जो है वो फीमेल से गरीब है। नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान पेशक धारण करने का विवेचन, ठीक है, उनका ड्रेस बताया गया है। यहाँ पे भीषज शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में वैद्य के लिए होता था। भीषज अश्विन देवता को कहा जाता था। तो जो भी वैद्य होते थे उस टाइम पे तो उनको भीषज बोलते थे। यक्ष्मा जो है तपेदिक, ओके, तो उस टाइम पे जब टीबी की जो बीमारी होती है उसको यक्ष्मा बोलते थे। मृतकों को अग्नि में जलाया जाता था, कभी कभी दफनाया भी जाता था, ठीक है। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप बोलते थे। गोप, तो राजा को गोप इक्वल टू राजा, और ये वैसे वाले राजा नहीं होते, ये कबीले का राजा होता था। आर्यों को पंचजन कहा जाता था क्योंकि इनके 5 कबीले थे, अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस, यदु, ठीक है। ये CGPSC मेंस के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बाकी इसके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूलाधार कुलीय परिवार था जिसका मुखिया कुलप होता था और गृहपति कहलाता था। तो यहाँ पे परिवार का हेड, वहाँ पे ऊपर हम देखें कि गोप जो राजा है वो कबीले का हेड होता था, पर ये परिवार या कुल का हेड जो है मुखिया कुलप कहलाता था। ग्राम का हेड ग्रामणी होता था, जैसे अभी सरपंच होता है वैसे ग्राम का हेड ग्रामणी होता था, और अनेक ग्राम मिलकर विश कहलाते थे जिसका प्रधान विशपति होता है। तो अभी भी हम देखते हैं ऐसा फंक्शन तो है अभी भी कि ग्राम जो है एक से अधिक ग्राम मिलकर ग्राम पंचायत बनता है अभी भी। तो उस टाइम पे ग्राम पंचायत को विश बोलते थे और जिसका हेड होता था विशपति। विश से जन बनता था जो कबीलाई संगठन था, इसका प्रमुख जनपति होता था, है ना। तो ये देखिए कबीला का हेड गोप होता है, देन पुरोहित है, ये विश है जो ग्राम पंचायत जैसा होता है, और ये ग्राम है, एंड देन कुल। तो इसमें ये टॉप में है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, स्मॉलेस्ट यूनिट ये है कुल जो है। दसरा के युद्ध आपने देखा ही होगा। पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, देखा नहीं है, पढ़ा है, ठीक है। तो दसरा के युद्ध, 10 राजाओं के साथ युद्ध, दसरा युद्ध परुष्णी नदी, ये इंपॉर्टेंट है, रावी नदी के किनारे पे हुआ था दसरा युद्ध, जिसमें भरत वंश के राजा सुदास और 10 जनों, 5 आर्य 5 अनार्य के बीच हुआ था। तो एक तरफ सुदास थे और एक तरफ पंचजन थे। अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई, ठीक है। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में विस्तार से लिखा गया है। ठीक, कहाँ लिखा गया है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये लिखा हुआ है, दसरा के युद्ध का वर्णन है।
इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 हिस्से में बटी थी: कुल, ग्राम, विस, जन और राष्ट्र, है ना। कुल का देख लीजिए यहाँ पे, कुल का कुलप हेड होता है, ग्राम का हेड ग्रामिणी होता है, विस का हेड विस्पति होता है, जन का हेड जनपति होता है और राष्ट्र का हेड राजा होता है। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी, साथ ही गणतंत्र भी इसका प्रमुख कार्य कबीले की रक्षा करना होता था। सभा और विदत नाम की 2 ग्रुप थे, ठीक है, जिसमें महिलाएं सक्रिय से भागीदारी करती थी, पार्टिसिपेट करते थे। सभा और विदत में महिलाएं होती थी, मतलब उस टाइम पे राजनीति में महिलाएं सक्रिय थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधि करती थी। सभा जो है श्रेष्ठ, वही ना कि जितने भी टॉप, समझ लें इस पर, सभा जो है टॉप लीडर थे इसमें, जो पैसे से या पोस्ट से टॉप में थे वो सभा में हैं, और जो समिति है उसमें आम जनता होती थी। केंद्रीय राजनीतिक संस्था, समिति को केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी बोलते थे। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, राजा भूमि का स्वामी नहीं होता, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में नहीं था। अच्छा, तो उस टाइम पे जो जनता थी उनके पास अपनी पर्सनल भूमि थी, ज़मीन थी, जिसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता था ज़मीन से। लेकिन बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। बलि तो टैक्स का नाम, कर जो टैक्स है उसका नाम क्या था, तो बलि था। राजा इसके बदले अपनी सुरक्षा जिम्मेदारी लेता था, ठीक है। जो टैक्स देते थे बदले में राजा सुरक्षा करता था। राजा नियमित व स्थायी सेना नहीं रखता था। इस टाइम पे उतने युद्ध नहीं होते थे, इसलिए स्थायी सेना नहीं रखते थे, लेकिन युद्ध के समय वह नागरिक सेना संगठित करता था, जिसका कार्य संचालन व्रातगण, ग्राम और सर्ध नाम से विविध टोलियाँ, ये टोलियों का नाम लिखा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऋग्वेद में राजा को गुप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक और पूरा भित्ता अर्थात नगरों का विजय पाने वाला कहा गया है। ओके, तो ऋग्वेद में राजा को 2 नाम से बोला गया है, एक तो गोप्ता जनस्य मतलब कबीले का संरक्षक, और एक पूरा भेदता, भेदता मतलब ये भेद तोड़ने वाला, तो पूरा भेदता मतलब नगरों पर विजय पाने वाला है। आर्थिक स्थिति, ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण और कबीलाई थी, तो ऋग्वैदिक काल ग्रामीण था, ये इम्पोर्टेंट है। वही हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये शहरी थी। पशुपालन प्राथमिक पेशा था और कृषि द्वितीयक था, तो मेजर लोग जो है पशुपालन करते थे उस टाइम पे, और कृषि उसके बाद सेकेंडरी था। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था और विनिमय के साधन के रूप में भी थी। ओके, अगर कुछ लेना देना होता था तो अगर हमको जैसे कोई अनाज लेना है तो बदले में गाय दे दिया जाता था, ऐसा विनिमय का साधन था। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया था, जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है, और गाय को अघन्या न मारे जाने योग्य पशु माना जाता था, ठीक है। तो हम अभी नोट डाउन कर लेते हैं इसमें जो जो पढ़े हैं उसको, ताकि हम बाद में रिकॉल कर सकें। वैदिक काल से हम शुरू कर रहे हैं, तो देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो वैदिक काल
यहाँ पे लिखा हुआ है वेद। वैदिक काल जो है वेद से बना हुआ है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य। तो आर्य लोग जब आए और उनके रहन सहन के तरीके या जो भी काम काज है उस टाइम का, उसी को हम वैदिक काल, वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है। आर्य जो है संस्कृत भाषा यूज़ करते थे। और सर्वप्रथम जो आर्य लैंग्वेज, आर्य जो शब्द है उसको मैक्स मुलर ये 1853 में आर्य शब्द का यूज़ किए थे मैक्स मुलर ने। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो ऋग्वैदिक काल है और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC है ना ये, और इसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC। इसी टाइम में बीच में 800 BC में लोहे की खोज हुई। अतरंजी खेड़ा नाम का जगह है, वहाँ से स्थान का नाम है ये। ठीक है। आर्य इतना पॉइंट लिखा हुआ है। और कैसे थे आर्य की जो सभ्यता थी, आर्य सभ्यता ये ग्रामीण थी। तो वैदिक काल का जो टाइम था कैसा था, ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी और इनका काम, अभी हमने देखा कि मेजरली लोग, इनका फर्स्ट प्रेफरेंस होता था पशुपालन और सेकंड प्रेफरेंस होती थी कृषि, है ना। वैदिक सभ्यता था जिनके कार्य थे पहला पशुपालन और दूसरा है कृषि। ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे नदियों के नाम। तो ऋग्वैदिक काल में नदियों के जो नाम थे वो हम देख लेते हैं। एक तो 7 जो बेसिक नदियाँ हैं उस टाइम की वो देख लेंगे। रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, व्यास, सिंधु। ठीक है। एक्स्ट्रा इसमें और दिया हुआ है जो कि अफ़गानिस्तान का है, ये है गोमल, काबुल, ये दोनों अफ़गानिस्तान की है। फिर है गंडक और कुर्रम। तो रावी नदी को परुष्णी नाम से, प्राचीन नाम उनका, रावी को परुष्णी नाम से जानते थे। तो रावी को परुष्णी नाम से जानते थे। सतलज का नाम शत्रुधि था। तो ये सेम है, स से शुरू हो रहा है, इधर भी स से शुरू हो रहा है। चिनाब या चिनाब, ओके। झेलम, झेलम का नाम था वितस्ता। अगर आप चाहें तो ऐसा शॉर्टकट भी बना सकते हैं, JNV, झेवी, ऐसा करके, झेलम का वितस्ता। ठीक है। चिनाब का अस्किनी।
तो इसको ऐसे बना लो, चीनी, चिनाब का अस्किनी। फिर है व्यास, व्यास का विपासा, तो इजीली रिकॉल हो जाएगा, यहाँ पे वी है, यहाँ पे भी वी है। ठीक है, अब देख लेना, ये व्यास है, ये विपासा है। फिर है सिंधु का, ओके, ये सिंधु अभी नया नाम है, ये इंडस नया नाम है सिंधु का। ठीक है, इसको ऑपोजिट कर लेना। फिर है गोमल, गोमल का नाम था गोमती, गोमल का गोमती। काबुल का कुंभा या कुंभ। गंडक, गंडक का नाम है सदानीरा। और फिर है कुर्रम, कुर्रम का नाम है कुमो। तो यहाँ भी कु है, यहाँ पे भी कु है, अब ये मैच कर लेना। ये भी काबुल तो कुंभ से है, यहाँ देख लेना। व्यास आपको पता ही है, व्यास विपासा, ये मैच कर जाता है पूरा। रावी का परुष्णी है, सतलज का शत्रुधि है, एस से एस मैच कर लेना इसको। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल का जो हमने टाइम देखा भी, ऋग्वैदिक काल का टाइम क्या था, 1500 से 1000 BCE। तो इस टाइम पे सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये देख लो। पितृसत्तात्मक था, बेसिक तो ये है, पितृसत्तात्मक है। मतलब फादर जो है फैमिली का हेड होता था। और पहला है पितृसत्तात्मक, दूसरी संयुक्त फैमिली थी, मतलब जॉइंट फैमिली थी। इसमें लिखा हुआ है कि दादा नानी नाती पोते सबके लिए एक ही वर्ड यूज़ हुआ था, जो कि नृत्य, ऐसा कुछ वर्ड लिखा हुआ है दादा नानी के लिए, ये सब के लिए। वर्ण व्यवस्था थी, एज ऑब्वियस मैंने पहले बताया था, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन ये उनके काम पे बेस था, कर्म आधारित थी। जैसा काम करते थे उसके अकॉर्डिंग वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, इसमें वर्ण व्यवस्था का मेंशन है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि विराट पुरुष के मुख से सभी वर्णों का जन्म हुआ। कोई रहा होगा हेड विराट पुरुष, इसके विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। भुजा मतलब बाहों से क्षत्रिय का जन्म हुआ है। जांघ से वैश्य का जन्म हुआ है। और पैर से शूद्र का जन्म हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इस टाइम पे महिलाओं की जो स्थिति है बहुत अच्छी थी, है ना। सभा समिति, सभा और विदत, इसमें महिलाएं भाग लेती थी। स्थान उच्च था, महिलाओं का स्थान जो है उच्च था। और यहाँ पे कुछ विदुषी महिलाओं के बारे में भी बताया गया है कि टैलेंटेड महिलाएं थी उस टाइम पे, एकदम नॉलेजेबल। तो विदुषी महिलाएं,
ये ना कुछ कुछ ऋषियों की पत्नियाँ थीं जिनके बारे में ऋग्वैदिक काल में दिया हुआ है। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, हम देख सकते हैं। लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता, विश्वारा। तो 4 लोपा, मुद्रा, घोषा, अपाला, सिक्ता, विश्वारा का इनका नाम मेंशन हुआ है ऋग्वेद में। एक और टर्म दिया हुआ है अमाजु। अमाजु किसको बोलते थे? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं, उनको बोलते थे अमाजु। हम देख लेते हैं सामाजिक स्थिति, देख रहे हैं ना, इसे में कंटिन्यू करेंगे। विवाह देख लेते हैं। इसमें विवाह के 2 प्रकार थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम। ये प्रकार है ना इसके। अनुलोम में मेल जो होता था अच्छे वर्ग का होता, अच्छे फैमिली से होता था, उच्च वर्ण बोलेंगे उसको। और फीमेल जो होती हैं इसके कंपैरिजन में निम्न कुल की होती थी। प्रतिलोम में होता था कि मेल जो है ये छोटी फैमिली से या छोटे वर्ण से होता था, और फीमेल जो है उच्च वर्ण की होती थी। मतलब इसका ऑपोजिट है ये। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है वैद्य। वैद्य के लिए भीषज, भीषज, वैद्य इक्वल टू भीषज ऋग्वैदिक काल में। और यक्ष्मा, यक्ष्मा ये है, ये तपेदिक जो बीमारी होती है, टीबी, उसको यक्ष्मा बोलते थे। ठीक है, देख लेते राजनीतिक स्थिति। तो यहाँ का जो समाज था वो कबीला होता है ना, एक ग्रुप, वैसा था, कबीला व्यवस्था थी। तो हम सीधे ही देखते हैं कि यहाँ पे उसका कैसे होता था। तो पहले होता था सबसे ऊपर कबीला, कबीला का जो हेड, मुखिया होता था, उसको बोलते थे गोप। गोप मतलब राजा। ठीक है, कबीला हुआ। फिर इसके बाद होता था जन। तो जन का हेड होता था जनपति। फिर होती थी विश। विश का हेड होता था विशपति। और फिर उसके नीचे होते थे ग्राम। तो ग्राम का हेड होता था ग्रामणी। और होता था कुल। कुल का हेड होता था कुलप। कुलपति नहीं है यहाँ पे, कुलप है, कुलप या गृहपति। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई यही थी, स्मॉलेस्ट। और सबसे टॉप में ये होता था कबीला। इस टाइम पे ऋग्वेद काल में एक युद्ध हुआ था, बहुत फेमस युद्ध है, दशराग्य, है ना। तो इसमें एक तरफ थे भरत वंश के राजा सुदास। सुदास ये भरत वंश की तरफ से थे, वर्सेस इधर ना 10 जन थे। हमने पढ़ा ना ये जन, ऐसा यहाँ पे 10 जन थे, जिसमें से 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। तो इसमें सुदास ये जीतता है और ये 10 जन इनकी हार होती है। और ये युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के
सातवें मंडल में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में युद्ध का वर्णन है। यहाँ पे कुछ कुछ समिति का नाम दिया हुआ है, वो हम देख लेंगे। सभा और समिति। तो सभा जो होती थी, इसके अंदर श्रेष्ठ कुल के लोग आते थे, और संभ्रांत जो फेमस श्रेष्ठ लोग थे, जो ओहदे में टॉप में थे या तो पैसे में टॉप में थे, वो लोग सभा में थे। और समिति आम लोगों की, जनता की होती थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कर। कर को इस टाइम पे बलि बोलते थे। बलि जो है, जनता जब स्वेच्छा से राजा को कुछ देते थे गिफ्ट, तो उसको बलि बोलते थे। ठीक है, सेना यहाँ पे लिखा हुआ है नियमित सेना नहीं थी, क्योंकि ऐसे फ्रिक्वेंट युद्ध नहीं होते थे उस टाइम पे। तो जब ज़रूरत होती थी तब उसी टाइम पे इंस्टेंट जो है सेना निर्माण किया जाता था। ऋग्वेद में राजा को नाम दिए गए हैं कुछ। एक तो गोप्ता जनस्य लिखा हुआ है, गोप्ता जनस्य, और दूसरा है पुराभित्ता। ऐसा दो नाम ऋग्वेद में राजा के लिए लिखा गया है। पूरा वाला जो वर्ड है, ये पुर का मतलब शहर है, और भित्ता मतलब भेद करने वाला, भेदने वाला, ऐसा मतलब शहरों को जीतने वाला, इस नाम से मेंशन किया गया है। ठीक है, आर्थिक स्थिति देख रहे हैं हम ऋग्वेद काल की। ऋग्वेद काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण और कबीलाई थी, हम पहले ही देख लिए थे। ऋग्वेदिक जो थे वो काल ग्रामीण थी, ये हमको पहले ही पता है, और कबीलाई थी, मतलब कबीला, जैसे अभी राज्य होता है ना, उस टाइम पे कबीला होता था। राज्य नहीं बोलेंगे उस टाइम पे, देश, जैसे अभी देश होता है टॉप में, वैसे उस टाइम पे कबीला होता था टॉप में, भले उनका एरिया छोटा होता था। ठीक है, गाय पवित्र पशु थी, है ना, और जिसको अघन्या बोलते थे। अघन्या मतलब जिसकी मृत्यु नहीं की जा सकती, ना मारने योग्य। अगर मार दिए तो क्या होगा, है ना। अघन्या तो बोला गया, पर अगर मार दिए तो क्या होगा, उसके लिए आपको पाप मुक्ति के लिए यज्ञ करना होता था। गाय की हत्या करने वाले को, अच्छा, मृत्यु दंड, अगर गाय को किसी ने मार दिया तो उस टाइम उनको मृत्यु दंड दिया जाता, या फिर देश से निकाल देते थे। ठीक, गाय जो है विनिमय का साधन भी थी, मतलब आप सामान लो, सामान के बदले ऐसे गाय का एक्सचेंज होता था। ठीक है, पणी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। ओके, तो जिन लोग पशु चोरी करते थे, पशु चोर, उसको पणी बोलते थे। पणी जो है व्यापारी होता था, जो पशुओं की चोरी करके उसको बेच देता था। पुत्री के लिए दुहिता शब्द यूज़ हुआ है, दुहिता शब्द जो है पुत्री के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि वो गाय का दूध दोहती है, इसलिए। ठीक है।